कहाँ तक पढ़ा था कल? क्या पढ़ा था हमने लास्ट? हाजी आजम। गढ़वाल समाचार कितने बताया था मैंने? कितनी तारीख को बताया था? उसको लेके डाउट हो रहा था ना। 1905 बताया था? नहीं, गढ़वाली बताया था शायद। 1902 बताया था ना, बस 1902 रखो उसको। कल वो बोल रहा था, क्या बोलते हैं, फरमान बोल रहा था ना उसको 1901। देखो, आज मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें करूंगा आप लोगों से कुछ। फरमान को भी आने दो और अमित को भी आने दो। हम लोग तब तक आगे बढ़ जाते हैं। और रेनू, आप लोग, आप क्यों नहीं आ रहे थे इतने टाइम से? हाँ हाँ, बाहर जा रहे, घूमने गए थे? अच्छा, फैमिली। हाँ, जाना ही पड़ता है, और घर की बहू ना जाए तो बहुत सारी बातें उठती हैं फिर। चलिए, ठीक है। तो किसका था ब्याह? ब्याह किसका था? भाई? भाई के मायके में थी? खास? हमको बुलाया नहीं आपने। ये माइक क्यों है क्या? इतनी खतरनाक आवाज क्यों आ रही है माइक से? खुदाई जैसे ही चल रहा था कुछ। तो देखो जी, आए निवेदिता जी, आए, आइए। बस मैं स्टार्ट करने वाला था, मैंने बस बोला था, बस निवेदिता नहीं आई अभी। एक बार निवेदिता आ जाए तो फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। देखो, ये क्लास थोड़ी लंबी जाएगी आज हमारी। साढ़े क्या चल रहा, 11:30, 12:30, पौने उस तक, उतने तक चलेगी। आज रेस्ट लेने के बजाय सीधा हिंदी क्लास शुरू करेंगे। और 1:45 तक, आपको पता है 1:45 तक आपकी क्लास छूटगी, 1:45 छूटेगी। आज लंबी क्लास चलेगी, पढ़ाने के लहजे से भी, और कुछ आपको समझाऊंगा, बहुत जरूरी है समझना आप लोगों के लिए। कुछ बातें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा। बस हमारे 1-2 विद्यार्थी और आ जाएं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोगों ने, हमने अभय कर लिया, अभय लिख लिया, और हमने हाजी आजम कर लिया। 1936 तक चले गए हम ना। लेकिन कुछ अखबार अभी भी कुछ 1-2 बीच में छूट गए थे। एक था कर्म भूमि, जरा इसको करो, कर्म भूमि। हेडिंग डालिए अखबार का नाम, कर्म भूमि। कौन सी भूमि? कर्म भूमि। इसमें लिखिए जरा, 1939, 1939, 1939। स्थान लैंसडाउन। स्थान क्या है? सामने लिखा है मैंने, कर्म भूमि। कर्म भूमि, कर्म भूमि। टाइम 1939। चलो मैं लिख ही लेता हूं इसको पूरे को। और स्थान लेंस डाउन। और क्या था? भक्त दर्शन, कवि हैं ये भी बड़े बेहतरीन। और आ जाओ, मॉर्निंग, भैरव दत्त भूलिया। इन दोनों ने मिलकर निकाला था, ठीक है। ये दोनों ही कह लो संपादक है, दोनों ही ये जो है इसके संपादक रहे, एडिटर रहे। स्थान हो गया ये, टाइम हो गया वो, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? इसको लिखो जरा, नाम कर्म भूमि, ठीक है। हाँ, हिंदी है, हिंदी है सारे। अच्छा, एक बार बताइए, क्या आप लोगों को मैंने स्वाधीन प्रजा लिखवाया था? लिख रखा है? स्वाधीन प्रजा नहीं लिख रखा? देख लो एक बार। लिखा है? देखो, वतन छूटा तो नहीं है तुम्हारा, क्या है ना। चलो, कर्म भूमि हो गया हमारा। अब हमें एक और अखबार का नाम लिखना है। लिखिए संदेश।
शबनम और शहनाज, तुम जरा फरमान को डांटा करो, जरा टाइम से आया करे, है ना। मैं डांटूंगा तो नाराज हो जाएगा। अभी फोन पे बात कर रहा बाहर। संदेश 1940, स्थान कोट द्वार। 1940 स्थान कोट द्वार। और संपादक कृपाराम मिश्र, संपादक हैं कृपाराम मिश्र, कृपाराम मिश्र। लिख लिया? गुड मॉर्निंग। लिखिए लिखिए। नेक्स्ट अखबार का, कुछ अखबार रह गए थे। द ईगल, द ईगल, ई ए जी। ईगल की स्पेलिंग क्या होती है? ई ए जी होता है ईगल। इंग्लिश में, हिंदी में लिख लो, देवनागरी में ईगल ऐसे लिख लो, द ईगल, द ईगल। ये मुझे पहले लिखवाना था, कुछ रह गए थे कल अखबार, तो उनको लेके आया हूँ। 1878 से 1885 के बीच चला ये। 1878 से 85। ठीक है, मैंने टाइम लिख दिया, 78 से 85। ठीक है, एडिटर का नाम लिखो मार्टन, मार्टन, MARTON, मार्टन, मार्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग। मार्टन हो गया। अच्छा, कुमाऊं कुमुद लिखा था हम लोगों ने। तरुण कुमाऊं तो लिख लिया था ना? कुमाऊं कुमुद लिखा था? लिखिए कुमाऊं कुमुद 1922। कुमाऊं कुमुद, कुमाऊं कुमुद, कुमाऊं कुमुद 1922, 1922। संपादक वसंत कुमार जोशी, संपादक वसंत कुमार जोशी, स्थान अल्मोड़ा। संपादक वसंत कुमार जोशी, स्थान अल्मोड़ा। अच्छा, वो जो कल हाजी आजम था उसमें स्थान नैनीताल तो है ही, खैर वो जगह पूरा जिला तो नैनीताल हो गया, पर पर्टिकुलर अगर प्लेस की बात करें तो हल्द्वानी कर दो, ब्रैकेट में हल्द्वानी लिख दो। उसके चेंज कुछ नहीं करना, ऐड कर दो थोड़ा और स्पेसिफिक जगह का नाम लिख लो, हल्द्वानी। नैनीताल के हल्द्वानी से निकला था वो पर्टिकुलर अखबार। हाजी ए आजम, हाजी ए आजम के नैनीताल वाले के ब्रैकेट में लिखो हल्द्वानी, हल्द्वानी। ठीक है, खैर चलिए, कुमाऊं कुमुद लिख लिया? हाँ, उसका प्लेस क्या था कुमाऊं कुमुद का? कुमाऊं कुमुद का था अल्मोड़ा। कुमाऊं कुमुद का प्लेस जो है जहां से निकला है अखबार, स्थान क्या है? अल्मोड़ा। लिख लिया? अल्मोड़ा। कहां से निकला था कुमाऊं कुमुद? अल्मोड़ा से। ठीक है, एक नोट लिखो इसके बारे में। अब कहते थे बस, इसको नोट कर लो, आप लोग याद रख लो। इसे इसे मतलब इस अखबार को, इसे बाजार समाचार भी कहा जाता है, इसे बाजार समाचार भी कहा जाता है। लिखो, इंपॉर्टेंट अखबार है अगला जो मैं बता रहा हूं, नाम लिखो स्वर्ग भूमि, स्वर्ग भूमि। कौन सी? स्वर्ग भूमि। 15 जनवरी 1934, 15 जैन 1934, 15 जनवरी 1934। स्वर्ग भूमि 1934। ठीक है, 15 जनवरी। संपादक एडिटर देवकी नंदन ध्यानी, संपादक देवकी नंदन ध्यानी, देवकी नंदन ध्यानी। स्थान हल्द्वानी, स्थान हल्द्वानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का नाम लिखिए गणदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है शायद एक बार। गणदेश, गणदेश 1926 को निकला था ये, गणदेश 1926।
संपादक संदेश वाले, संदेश वाले संपादक कौन? कृपाराम मिश्र। कृपाराम मिश्र। स्थान कोट द्वार, स्थान कोट द्वार। ठीक है, नेक्स्ट है गणदेश हो गया। अगला लिखिए निर्बल सेवक। निर्बल सेवक, निर्बल सेवक 1913। निर्बल सेवक 1913। लिखिए वृंदावन। वृंदावन जानते हैं आप लोग? किस स्टेट में वृंदावन? यूपी में, जानते हैं आप लोग। वृंदावन रियासत के, वृंदावन रियासत के तत्कालीन राजा, तत्कालीन यानी कि उस समय जो राजा थे, तत्कालीन, वृंदावन रियासत के तत्कालीन राजा महेंद्र प्रताप ने, वृंदावन रियासत के तत्कालीन राजा महेंद्र प्रताप ने देहरादून से इस अखबार का संपादन किया था। देहरादून से इस अखबार का संपादन किया था। अब आखिरी अखबार का नाम लिखेंगे आज हम, फिर टॉपिक चेंज होगा, आंदोलन में स्विच करेंगे। और जो मैं बोल रहा था कि क्लास हमारी 15 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, तो 15 मिनट आप लोगों को कुछ समझाऊंगा काम की बात, उसके बाद हम करेंगे। तो हम 11:30 12:30 तक पहले ढंग से पढ़ लेते हैं पूरा टॉपिक में, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से हेडिंग डालिए युगवाणी। युगवाणी, आप लोग इस पत्र से, समाचार पत्र तो नहीं है, अब तो ये पत्रिका बन चुकी है, इससे बहुत परिचित होंगे कुछ लोग। तो युगवाणी पत्रिका बन चुकी है, पहले समाचार पत्र के रूप में आता था, साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में। चलिए लिखिए, हेडिंग क्या लिखना है समाचार पत्र का नाम? युगवाणी। ठीक है, तो युगवाणी कब निकला था, इसकी डेट याद रखना बड़ा आसान है, लेकिन उतनी ही डेट वो इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट होने के बावजूद इतनी आसान है कि आप लोग सब भूल जाओगे, इस पत्रिका की डेट नहीं भूलोगे, बशर्ते आप लोग इसको याद रखना चाहो। क्योंकि कितना ही आसान हो, आप लोग हो सकते हैं युगवाणी को लेके हो जाओ कंफ्यूज कि यार ये इसी की थी कि किसी और की थी। ब्रैकेट में डेट लिखिए 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद या भारत की स्वतंत्रता के समय, जो वो बोलना चाहे शब्द, भारत की स्वतंत्रता के बाद निकलने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था जो उत्तराखंड से निकला था? वो था युगवाणी। लिखिए संपादक, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पत्र को, संपादक गोपेश्वर कोठियाल। संपादक गोपेश्वर कोठियाल। और क्योंकि अभी भी चल रहा है तो वर्तमान संपादक का नाम लिखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछने के लिए, आज भी पूछ सकता है। वर्तमान संपादक, वर्तमान संपादक संजय कोठियाल। संजय कोठियाल, संजय कोठियाल। तो आपसे पूछेंगे, संपादक हो गया, लेकिन निकाला किसने था, प्रकाशक कौन था इस अखबार का, किसने कहा कि अखबार निकलेगा? तो निकालने वाले अलग थे, लिखिए वो एक ग्रुप था पूरा। लिखिए यह अखबार टिहरी राज्य प्रजामंडल द्वारा देहरादून से निकाला गया। यह अखबार टिहरी राज्य प्रजामंडल द्वारा, ये पहले भी सुना आप लोगों ने, श्रीदेव सुमन के समय तो सुना ही होगा। यह अखबार टिहरी राज्य प्रजामंडल के द्वारा देहरादून से निकाला गया। टिहरी राज्य प्रजामंडल के द्वारा देहरादून से निकाला गया। ठीक है, नेक्स्ट, यह उत्तराखंड से निकलने वाला, यह उत्तराखंड से निकलने वाला यह उत्तराखंड से निकलने वाला स्वतंत्र भारत का,
यह उत्तराखंड से निकलने वाला स्वतंत्र भारत का पहला समाचार पत्र था। यह उत्तराखंड से निकलने वाला स्वतंत्र भारत का पहला समाचार पत्र था। और जब ये निकला था तो ये किस क्या था इसका, तो ब्रैकेट में लिखो साप्ताहिक। साप्ताहिक यानी कि वीकली, ब्रैकेट में लिख लो वहीं पे साप्ताहिक, यानी कि वीकली निकलता था युगवाणी। इनमें कुछ दैनिक थे, कुछ पत्रिकाएं थी, कोई मतलब अलग अलग ही थे, इतना ज्यादा तो नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और दैनिक वगैरह देखना हो तो आप लोग देख लेना। और इनमें से कोई दैनिक थे, कोई कोई वीकली निकलता था, तो इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। इसका मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं लिखवाता हूँ कभी। ठीक है, चलो लिखो जरा, लिखो युगवाणी क्या, ये वाला क्या था, साप्ताहिक। जो इंपॉर्टेंट है उसकी डिटेल ज्यादा दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी डिटेल उतनी दे रहा हूँ जितनी आपको याद करनी है। ठीक है, चलो क्या बोला मैंने अभी क्या बोला, ये समाचार पत्र, अगला पॉइंट लिखो, ये समाचार पत्र, ये समाचार पत्र टिहरी राज्य आंदोलन से संबंधित था। ये समाचार पत्र, ये समाचार पत्र टिहरी राज्य आंदोलन से संबंधित था। ये समाचार पत्र टिहरी राज्य आंदोलन से संबंधित था। लिख लिया, लिखिए एक नोट, और आखिरी नोट है, 2001 से युगवाणी एक मासिक पत्रिका के रूप में लगातार चला आ रहा है। 2001 से युगवाणी एक मासिक पत्रिका के रूप में लगातार चला आ रहा है। 2001 से युगवाणी एक मासिक पत्रिका के रूप में लगातार चला आ रहा है। ठीक है, चलिए नए टॉपिक का नाम डालिए। लिखो जरा नए टॉपिक का नाम। भारत में चल रहा है स्वतंत्रता संग्राम, आंदोलन चल रहे हैं एक से एक, कई सारी चीजें घटना घट गई, कहीं जलियांवाला बाग हो रहा है, तो कहीं जो है रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा है, कहीं पर जाके जो है भारत में सभी जगह झंडा फहराया जा रहा है 1930 में, है ना, अधिवेशन हो रहे हैं कांग्रेस के, अलग अलग चीजें हो रही है। उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं, घटनाओं के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक जो हम लिखना चाहेंगे, हमें लिखना चाहिए महत्वपूर्ण संगठन। लिख लो पहले आप, महत्वपूर्ण संगठन, टॉपिक का नाम डाल दो, ये टॉपिक के अंदर टॉपिक है, महत्वपूर्ण संगठन। और पहले संगठन का नाम क्या लिखोगे आप लोग, डिबेटिंग क्लब। लिखो डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग क्लब। लिखो स्थापना 1870, स्थापना 1870, स्थान अल्मोड़ा, स्थान अल्मोड़ा, स्थापना 1870, स्थान अल्मोड़ा। लिखिए इसी दल इसी इसी डिबेटिंग क्लब, इसी क्लब ने 1871 में 1871, इसी क्लब ने 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला था। इसी क्लब ने 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला था। लिख लिया, अगला पॉइंट,
ये उत्तराखंड का, और ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड का पहला राजनैतिक संगठन था। ये उत्तराखंड का पहला राजनैतिक संगठन था। उत्तराखंड का पहला राजनैतिक संगठन था। ठीक है, हो गया। अगले का नाम लिखिए, गढ़वाल यूनियन। गढ़वाल यूनियन। तो लिखिए इसकी स्थापना 1900 क्या है ये, 1901 है, एक है ना, हाँ एक है। एक और चार में कंफ्यूजन हो रहा था, पर चार में तो खैर नहीं हो सकता। लिखो 1901, गढ़वाल यूनियन 1901, सही है। 1901। स्थान देहरादून। स्थान इसका देहरादून रहेगा, ध्यान रखना, इसमें कोई चेंज नहीं। स्थान देहरादून। इसी संगठन ने 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र निकाला था। गढ़वाली, नाम ही गढ़वाली है उसका, ठीक है। इसी संगठन ने 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र निकाला था। इसी संगठन ने 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, अगला लिखिए हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब ये था 1903। 1903। स्थान अल्मोड़ा। स्थान अल्मोड़ा। संस्थापक गोविंद वल्लभ पंत। संस्थापक उनके बता रहा हूं जिनका कोई एक संस्थापक है, जिनके नहीं बता रहा इसका मतलब कई सारे लोगों ने मिलकर बनाया था, किसी एक का नाम नहीं लिख सकते ना आता है। ठीक है, संस्थापक कौन, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में अगर बताया जाए तो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उनसे रिलेटेड, जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं? उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है आज तक। ये उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला। दूसरा रिकॉर्ड, ये भारत के एकमात्र गृह मंत्री हैं जिन्हें गृह मंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न मिला। समझ रहे हो बात को? और एक रिकॉर्ड वाली बात की जाए तो ये भी कह सकते हो कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो गृह मंत्री पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है, और जन्म भी देख लेना, मुझे थोड़ा सा 86 और 88 में डाउट है, 1886 88 में, 87 में हुआ था आई थिंक, 1987 शायद, अरे 1887 शायद इनका जन्म है। बाकी जन्म वगैरह देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया था, इनका जन्म देख लेना। डेट सहित पूछा था जन्म को। बाकी हम गोविंद वल्लभ पंत के बारे में, जन्म और सारी चीजें हम गोविंद वल्लभ पंत में पढ़ेंगे, जब हम एक एक कैरेक्टर को पढ़ेंगे उत्तराखंड के लास्ट में। और गोविंद वल्लभ पंत के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, ये यूपी के सबसे पहले सीएम थे। हालांकि सीएम के पहले पीएम बोला जाता था। 1937 में पूरे इंडिया में चुनाव हुए थे, हर राज्य में, है ना। और उस राज्य, जब हर राज्य में चुनाव हुए थे तो उस समय जो यूपी को बोलते थे संयुक्त प्रांत। इसके पहले पीएम, ध्यान रखना, पीएम बोलते थे उस समय सीएम को। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। भारत आजाद हुआ तो पहले पीएम, पहले सीएम कौन बने? तो भी यही बने, गोविंद वल्लभ पंत। चुनाव जीत करके ही बने। चलिए, पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल भारत की सरोजनी नायडू, है ना। गवर्नर, गवर्नर कौन थी पहली महिला? सरोजनी नायडू। चलिए लिखिए, उत्तराखंड की पहली कौन? मार्गरेट अल्वा। ठीक है, इस समय राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी थी भारत में, हार गई है ना, कांग्रेस की थी। ये मार्गरेट अल्वा जो राज्यपाल रही है यहाँ की, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब हैप्पी क्लब हो गया, अब कौन सा क्लब लिखोगे? गोविंद वल्लभ पंत के बारे में एक आध पॉइंट तो ये साइड में कहीं नोट नाट में लिख ही लेना, अगर आप लोग को याद हो तो ठीक है, नहीं तो अगला हेडिंग डालिए, अल्मोड़ा कांग्रेस। अल्मोड़ा कांग्रेस 1912। अल्मोड़ा कांग्रेस 1912। स्थान अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कांग्रेस 1912
स्थान अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक दल था जो आपको अच्छे से याद करना है। हेडिंग डालिए कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद, इसकी स्थापना इतनी बार पूछ चुका, अब तो आएगा नहीं, इतना कॉमन क्वेश्चन हो चुका है। स्थापना 1916। स्थापना 1916। संस्थापक, संस्थापक गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, हर गोविंद पंत, हर गोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे। तीन लोगों के नाम, गोविंद वल्लभ पंत, हर गोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। 1926 में 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय, 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय अल्मोड़ा कांग्रेस में हो गया। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय अल्मोड़ा कांग्रेस में हो गया। समझ गए बात को? अब जरा 4-5 लाइन की जगह छोड़ दो, इसमें क्या लिखवाना है मैं बाद में लिखवाऊंगा। आप लोग जल्दी से हेडिंग डालिए। क्या गढ़वाल यूनियन लिख लिया ना हम लोगों ने? गढ़वाल यूनियन हो गया। नेक्स्ट लिखिए गढ़वाल कांग्रेस कमेटी। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, 4-5 लाइनें छोड़ दी ना आप लोगों ने, बस लिखिए गढ़वाल कांग्रेस कमेटी। 1918 गढ़वाल कांग्रेस कमेटी 1918। संस्थापक बैरिस्टर मुकुंदीलाल, बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। बैरिस्टर मुकुंदीलाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, तो स्थान इसका देख लूंगा एक बार मैं, शायद है या नहीं है नॉलेज में, है भी कि नहीं है। अगला लिखिए अमन सभा। अमन सभा, अमन सभा 1920, 1920। अमन सभा 1920। स्थान लैंसडाउन। स्थान लैंसडाउन। नेक्स्ट बाल सभा, ये इंपॉर्टेंट है, बाल सभा जरा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। बाल सभा 10 मार्च 1929, 10 मार्च 1929, 1929। स्थान, स्थान टिहरी। स्थान टिहरी। संस्थापक सत्य प्रसाद रतूड़ी। संस्थापक सत्य प्रसाद रतूड़ी। देखो ये जो संगठन था, इस संगठन के बहुत सारे मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। पहली बात तो ये संगठन आपके नाम से ही देख लेना, ये बच्चों के नैतिक निर्माण के लिए बना था। अभी नैतिक निर्माण क्या हुआ? वैल्यूज, नैतिक को बोलते हैं हम लोग, हम बोले तो नैतिक यानी कि मोरल, मोरल वैल्यूज सिखाने के लिए, नैतिक मूल्य सिखाने के लिए, नैतिक निर्माण करने के लिए बच्चों के, इस संगठन का निर्माण हुआ टिहरी में, ये हुआ। और इंटरेस्टिंग बात है कि इसने एक ऐसी पत्रिका निकाली जो इंडिया के लेवल पे भी बड़ी निकलती थी, फेमस थी, केसरी। केसरी नामक पत्रिका इसने निकाली। आप एग्जाम में ध्यान रखना कि उत्तराखंड में अगर किसी संगठन द्वारा इस नाम की पत्रिका निकाली गई तो बाल सभा है।
उससे महत्वपूर्ण बात है कि इस संगठन ने एक प्रथा का अंत किया जिसका नाम है छरोली प्रथा। जानते हैं आप लोग इसके बारे में? छरोली प्रथा के बारे में जानता है कोई? छरोली प्रथा टिहरी में चलती थी, बड़ी गंदी प्रथा थी। अब इसमें लिखेंगे आप लोग, अब वो गंदी सेंस में, किसी भी सेंस में बोल सकते हो आप लोग। आपको समझ में आती है आप अच्छी ही बोलोगे, समझ में आती तो गंदी बोलोगे। हो सकता है आपको हंसी आए, हो सकता है बड़ा दुख हो। लिखो, इस संगठन का उद्देश्य, इस संगठन का उद्देश्य बच्चों के नैतिक चरित्र का निर्माण करना था। नैतिक चरित्र, नैतिक चरित्र, कैरेक्टर, नैतिक चरित्र का निर्माण करना था। इस संगठन का उद्देश्य बच्चों के नैतिक चरित्र का निर्माण करना था। लिख लिया? एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। नैतिक चरित्र का निर्माण करना था तथा देशभक्ति की भावना का विकास करना था। तथा देशभक्ति की भावना का विकास करना था। देशभक्ति की भावना का विकास करना था, ठीक है। हो गया? नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, इसी संगठन के द्वारा केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसी संगठन के द्वारा केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसी संगठन के द्वारा केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट लिखो, इसी संगठन के द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट, इसी पत्रिका के द्वारा टिहरी में प्रचलित, इसी पत्रिका के द्वारा टिहरी में प्रचलित, क्या बोला मैंने? संगठन ही बोला। इसी संगठन के द्वारा टिहरी में प्रचलित छरोली प्रथा का अंत किया गया। टिहरी में प्रचलित छरोली प्रथा का अंत किया गया। ठीक है। छरोली प्रथा में लिखने जैसा तो कुछ नहीं है, पर ध्यान रखना चाहते हो तो ये है था, इसमें होता ये था, जिस दिन होली का दहन होता था, आप लोग जानते हैं होली दरअसल एक छोटी होली होती है, एक बड़ी होली होती है। जिस दिन होली का दहन होता है उससे अगले दिन छोटी होली को होता है होलिका दहन, है ना, रात को या शाम को। और अगले दिन क्या होती है? क्या होती है? रंग की होली होती है। इस दिन क्या होता था, इस दिन क्या होता है, इसको धुलैंडी भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, जो रंग वाली होली होती है। अब इस दिन क्या होता था, छरोली प्रथा क्या थी, इसमें ये होता था कि टिहरी के लोग क्या करते थे कि त्योहार के बहाने एक दूसरे पर, ये प्रथा थी, ये रिवाज था, पुराने टाइम से चला आ रहा था। हैं? क्या चलता है? हाँ चल सकता है चलने को तो, कि होली के बहाने कीचड़, राख, यहां तक कि जूते चप्पल एक दूसरे पर फेंकते थे। समझ रहे हो? ये थी छरोली प्रथा। करने को तो आज सब जगह, कहीं भी कोई भी दोस्त का दिमाग खराब हुआ तो कोई भी कर सकता है। तो प्रथा के रूप में टिहरी में चलता था, कुछ इलाकों में, पूरे टिहरी में नहीं चलता है अभी भी। हैं? हैं? तो मैंने कुछ बोला इसमें? हाँ, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? प्रथा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि चल भाई उसका मुंह सड़ा दे या वो करना है, ये प्रथा थी। पर देखा जाए तो प्रथा तो है, अब बुरा मानना ना बुरा मानने वाली बात का तो कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, पर क्या सही है क्या गलत है ये भी एक बात है ना। जूते चप्पल फेंकना, कीचड़ फेंकना, राख फेंकना, सामान्यतः ये इंसानों के लक्षण नहीं है। मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं भी खुद टिहरी से बिलोंग करता हूं। इंसानों मतलब कि लगाना है तो रंग लगाओ, लगाना है तो आप कोई ऐसी चीज लगा सकते हो जो लगाने लायक है। कीचड़, राख, गोबर ये फेंकना
मतलब समझ रहे हो ना। हालांकि गोबर भी, अब इसमें बात फिर हर तरह से एंगल बन सकता है, एंगल कितने बन जाए। अच्छा हुआ कि मैं बहुत फेमस टीचर नहीं हूँ और यूट्यूब में नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो अभी गोबर की बात पे हो जाता कि ये गाय विरोधी है, हिंदू विरोधी है ना। गोबर तो पवित्र होता है, उसका तो लेप करना चाहिए, उसकी तो पीपीटी किट बनाओ, क्या नहीं हो सकता। पर हाँ, कोरोना से बचने के लिए पता नहीं कितना कुछ बताया गया था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है सही, कुछ होती है गलत। और जब बात आती प्रथा की तो कुछ सही नहीं होता। प्रथा अगर मेरी प्रथा है तो मेरे लिए सही है फिर वो। जैसे एक प्रथा चलती थी, अब कितना सही बोले, देवी धुरा का नाम आपने सुना होगा, ये चंपावत में है। यहाँ पे क्या होता था बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या होता था, होता है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। यहाँ पे होता क्या था, एक बग्वाल मेला लगता है अभी भी। और होता क्या था उसकी आड़ में कि पत्थर फेंके जाते थे इधर से भी उधर से भी। हालांकि उन पत्थरों से बचने के लिए बड़ी बड़ी छंतोलियां होती थी, छंतोली बोलते उसको या छतरी बोल सकते हो, बांस की या किसी भी चीज की बनी हुई छतरी टाइप की, है ना। बचने के लिए होता था, दो ग्रुप एक दूसरे पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन पत्थर फेंकने का मकसद एक दूसरे को मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बचाना नहीं है, मकसद ये है कि सिर फोड़ना है, मकसद ये है कि खून बहाना है। मकसद क्यों है, क्योंकि पहले बलि दी जाती थी एक व्यक्ति की, है ना। वहां पर मैं देवी धुरा में समझाऊंगा भी, वैसे ऑलमोस्ट बता ही दिया। वहां बलि दी जाती थी पहले वराही देवी को। अब बलि वाली प्रथा को खत्म करने के चक्कर में क्या किया गया, वराही देवी ने ही बोल दिया एक दिन, कभी ऐसा हुआ होगा कुछ 100 साल पहले, तो वराही देवी ने बोल दिया चलो बलि प्रथा वगैरह, तो देवता भी आधुनिक हो रहे थे ना, फिर धीरे धीरे वो भी मॉडर्न हो रहे थे देवता भी। तो बलि प्रथा तो अच्छी चीज नहीं है, अब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बलि प्रथा को नर बलि को बहुत गलत, नर बलि की बात हो रही है, वैसे बलि प्रथा नहीं, पशुओं की नर बलि दी जाती थी एक, उसके पीछे भी एक स्टोरी, वो देवी धुरा के मेले के टाइम पे समझाऊंगा, जब मेले मेले चलेंगे सारे उत्तराखंड की। तो नर बलि दी जाती थी, तो देवी ने बोला ऐसा है कि चलो मॉडर्न हो चुके हैं हम लोग, ऐसा करो एक इंसान के बराबर खून अगर आप लोग बहा दो या समर्पित कर दो मुझे, तो एक इंसान को मारना जरूरी थोड़ी ना है, कई इंसानों का थोड़ा थोड़ा करके खून भी इकट्ठा हो गया, एक इंसान में जितना खून होता है 5 लीटर मान लो, तो 5 लीटर खून बहाना है तुमको। और जैसे ही पुजारी को लगता है कि इतना खून बह चुका है टोटल ओवरऑल सब जगह से, सब जितने भी लोग हैं, इतना खून बह चुका है जितना एक इंसान के अंदर एवरेज होता होगा, तो वो शंख बजा के उसे खत्म करवा देता है, मेले को, मतलब उस लड़ाई को खत्म करवा देता है। अब ये जो है फूल और फलों के माध्यम से किया जाता है, फल से भी अच्छी खासी चोट लग सकती है ना। मैं तरबूजा ही फेंक के मार दूं, खरबूजा ही फेंक के मार दूं, तरबूज या खरबूजा, या मैं जो है एक सख्त सेब जो छोटा सा है अभी, है ना, या वो, या पाइनएप्पल तो छोड़ दो पाइनएप्पल तो बहुत अलग ही चीज है। और अगर मैं एक ऐसा जो है वो मारूं, क्या बोलते हैं, अमरूद, जो अभी कच्चा ही है, जिसे आप दांत से भी नहीं तोड़ सकते, है ना। ड्राई फ्रूट में आ गया मैं, तो कहीं मैं अखरोट फेंक के मार रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मारने लग गए तो खैर घातक तो वो भी हैं, पर इतनी बड़ी इंजरी नहीं हो सकती जो पत्थरों से हो सकती है, पत्थर तो पत्थर है भैया, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो फल फूल से ही किया जाता है, कुछ इलाकों में होता होगा तो अलग बात है। पहले ऐसे मेले पूरे उत्तराखंड में कई जगह लगते हैं, ट्रेल ने बंद करवाया इसको, ठीक है, हम पढ़ेंगे मेलों के टाइम पे। तो ये प्रथा प्रथा के रूप में अच्छी है, सबको लगेगा कि हमारा रिवाज हम ऐसे कैसे खत्म करें, हमारी देवी से, हमारी कुल देवी से संबंधित है। लेकिन जो बाहर से देख रहा है वो बोलेगा यार फिर भी अमानवीय है यार, प्रथा से बाहर निकल के जब हम देखें तो हमें पता लगता है कि गलती है ना। प्रथा के रूप में तो क्या नहीं चलता, जातिवाद भी प्रथा ही है, तो प्रथा तो कुप्रथा बोलेंगे हम इसको ना। तो ऐसे छरोली प्रथा है ये, ठीक है। तो सही और गलत का पैमाना तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो बहुत प्यार से, तहजीब से, अच्छे से ये काम होना चाहिए। ये कीचड़ गोबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जाने से भी कतराऊं, अगर मुझे, मैं इस बात को लेकर इनसिक्योर हूं कि मुझे कीचड़ और ये सब चीज से एलर्जी है, या मैं इसे मानता हूं कि भाई ये वेस्टेज है, मैं अपने ऊपर, शरीर के ऊपर क्यों धारण करूं, है ना। अभी अभी तो मैं जो है फेशियल करवा के आया था या आई थी, है ना। और अब ये, तो ये चलता है फिर, है रुद्रप्रयाग में भी चलता है क्या, पहले तो पूरा ही टीरी, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, चलता है रुद्रप्रयाग, मतलब अंदर रुद्रप्रयाग के अंदर चलता है। जूते चप्पल तो खैर ज्यादा ही हो गया था। हाँ 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 हाँ, चलो। तो छरोली प्रथा है, क्या बोल रहे, बहुत कुछ लगाते, कांच का कलर भी लगाते हैं। चलिए हेडिंग लिखिए, गढ़वाल परिषद, गढ़वाल परिषद, कुमाऊं परिषद कर लिया, अब गढ़वाल परिषद 1919, गढ़वाल परिषद 1919, कौन से नगर,
श्रीनगर, स्थान श्रीनगर। ठीक है, 1919 नेक्स्ट लिखिए गांधी आश्रम, गांधी आश्रम 1937 1937। संस्थापक शांतिलाल या द्विवेदी? त्रिवेदी। ध्यान रख रहा है, इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं। शांतिलाल त्रिवेदी। स्थान, स्थान गांव का नाम पूछेगा तो है भैया चनौदा। क्या है? चनौदा। एरिया पूछेगा या घाटी पूछेगा तो सोमेश्वर, और जिला पूछेगा तो अल्मोड़ा। समझे? चनौदा गांव, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, यानी कि अल्मोड़ा के सोमेश्वर के चनौदा गांव में इसकी स्थापना की गई। चनौदा गांव, सोमेश्वर, अल्मोड़ा। स्थान भी हो गया। देखो इसकी स्थापना 37 में, ये बंद हुआ 42 में। क्यों हुआ उसके बारे में एक दो लाइनें लिख लो बस, और कुछ नहीं इसमें। लिखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में, 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में यह आश्रम राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया था। राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया था। राजनीति का प्रमुख केंद्र बन गया था, जिस कारण अंग्रेजों ने यह आश्रम बंद कर दिया। जिस कारण अंग्रेजों ने यह आश्रम बंद कर दिया। ठीक है, अब ये तो महत्वपूर्ण संगठन था। एक और है गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ। संस्थापक श्रीदेव सुमन। स्थान भी बताओ फिर। ये नहीं बता? नहीं, दिल्ली। गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। 1939 था कि 1938 था? पहले ये बताओ। हिमालय सेवा संघ, वेरी गुड, शाबाश। वो मैं लिखवाने ही वाला था, पर चलो ठीक है, पहले लिखो 1938 लिखो इसको, 1938 करो यार, आजकल मैं भूलने बहुत लग गया। 1938 39 इसका देख लेंगे बाद में। 1938 मैंने गढ़वाली समाचार का बता लिया आज, ठीक है। 1938। और स्थान दिल्ली, स्थान दिल्ली। संस्थापक श्रीदेव सुमन, श्रीदेव सुमन संस्थापक इसके। और लिखिए बाद में इसका नाम बदलकर हिमालयन या हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। अभी तो गणदेश सेवा संघ है, हिमालय सेवा संघ, बाद में इसका नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। हिमालय सेवा संघ कर दिया गया, ठीक है। तो श्रीदेव सुमन का भी एक संगठन हो गया। अब टिहरी राज्य प्रजामंडल अलग से है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। टिहरी राज्य प्रजामंडल को लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम लोग जो हैं स्वतंत्रता की तरफ पहुंच जाएंगे ना, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे हैं, तो लास्ट में हम देखेंगे उसका क्या रोल था। चलिए, वो अलग से पढ़ने का विषय है बहुत डिटेल में। तो अब लिखिए आप, इसकी डेट कितनी है? 1938 1938 1938। चलिए अब लिखिए, उत्तराखंड में गांधी जी का आगमन। उत्तराखंड में गांधी जी का आगमन। तो बताइए बच्चों, उत्तराखंड में गांधी जी पहली बार कब आए थे, किस सन में आए थे? 1815 में।
1815 में जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? गांधी जी का जन्म कब हुआ था पता है आप लोगों को? मेरे को 2 अक्टूबर बता के खुश मत होना। तो तब तो 1900 क्या है 15 ही हो गया है ना। बहुत बढ़िया, वाह मेरे शेर। 1915 में सर वो तो इंडिया आए थे। किसके लिए आए थे? 1915 में तो इंडिया आए थे ना गांधी जी। देखो मैं आपको बताता हूँ, गांधी जी का उत्तराखंड में 3 बार आगमन हुआ। कितनी बार? 1915 आए थे जब इंडिया में, तो उसके बाद हरिद्वार भी आए थे यात्रा करने के लिए, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। 1915 में आए, 1916 में आए, फिर 1929 में आए, 29 में कौसानी। ठीक है, लिखे जरा। गांधी जी, गांधी जी उत्तराखंड में सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में हरिद्वार आए थे। गांधी जी, फिर क्या बोला? सर्वप्रथम गांधी जी उत्तराखंड सर्वप्रथम 1915 में हरिद्वार आए थे, ये बोला था, हरिद्वार आए थे। इसके बाद गांधी जी, इसके बाद गांधी जी 1916 में पुनः, इसके बाद गांधी जी 1916 में 1916 में पुनः हरिद्वार और वहां से देहरादून, हरिद्वार और वहां से देहरादून आए, देहरादून आए। इसके बाद गांधी जी, इसके बाद गांधी जी जून 1929 को, इसके बाद गांधी जी जून 1929, जून 1929 को बागेश्वर, बागेश्वर के कोसानी क्षेत्र में आए, बागेश्वर के कोसानी क्षेत्र में आए। यहां उन्होंने कितने दिन, बताओ भाई बच्चों, कितना? बिल्कुल सही है, सही कर रहा है लड़का, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है। जिसके क्या बोला, क्या बोला मैंने, लाइन क्या बोली अभी स्टार्ट? यहां उन्होंने 12 दिन बिताए। अच्छा, गांधी जी जब यहाँ रहे तो उसके बाद की क्या क्या बातें हैं जो महत्वपूर्ण है गांधी जी से संबंधित? क्या क्या बातें हुई? पहली बात कि इन्होंने, कहते हैं कि कौसानी को गढ़ भारत का स्विट्जरलैंड बोल दिया है, ये बात हुई। अभी समझाते हैं तुम्हें कैसे बोला इन्होंने। दूसरी बात, इन्होंने एक किताब लिखी, क्या लिखी? अनाशक्ति योग। और ये अनाशक्ति योग दरअसल भगवत गीता पर टीका थी। ये क्या है? भगवत गीता पर टीका क्या होता है? तो ये भी जरा समझने की चीज है, तो जरा इस पे डिस्कस करते हैं। वो बताता हूँ, जो सब जगह आपको कुछ और मिलता है और जो एक्चुअल में है वो बताता हूँ। देखो मैं फैक्चुअल वाला बंदा वैसे ज्यादा हूँ नहीं, मैं हूँ चीजों को समझाने वाला, कॉन्सेप्ट तैयार करवाने वाला। फैक्ट तो आप खुद भी चीजें देख सकते हो, अगर कोई एक अच्छी मिस हो जाए तो आप लोग देख सकते हो, समझ चुके होंगे आप धीरे धीरे पढ़ के। देखो गांधी जी जब कौसानी रुके तो गांधी जी यहाँ की सुंदरता से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए, इन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल में इन्होंने खुद छोटी सी एक बात मेंशन की। इन्होंने कहीं नहीं बोला कि कौसानी गढ़वाल का स्विट्जरलैंड है, ना इसकी उससे तुलना की, कुछ नहीं। इनका बोलना ये था, लोगों ने उसे कंपैरिजन मान लिया और फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड बोल दिया इसको, कि गांधी जी ये कहना चाह रहे थे। गांधी जी क्या कहना चाह रहे थे ये लोगों ने खुद मान लिया। अब चाहे कहना चाह भी रहे हों, फिर भी लोगों ने बनाया इसको। गांधी जी ने क्या बोला, उनकी लाइनें क्या थी? गांधी जी, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, गांधी जी ने बोला था कि मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं, मैं हैरान हूं कि लोग भारत से
छुट्टियां मनाने के लिए, गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए, भारत से घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जैसी जगह जाते हैं, जबकि हमारे पास भारत में ही कौसानी जैसी जगह भी मौजूद है। कुछ इस टाइप की बात उन्होंने बोली थी। समझ रहे हो बात को? ना तो इसमें स्विट्जरलैंड से कोई कंपैरिजन है। कंपैरिजन ढूंढ सकते हो आप जबरदस्ती कि स्विट्जरलैंड जा रहे हो, इससे अच्छा कौसानी चले जाओ, है ना भाई। आनंद उठाना है आपको, आनंद। अब देखो, ठंडी 10 जगह हो सकती हैं, 10 ठंडी जगह हो सकती हैं, 10 घूमने लायक जगह हो सकती है, सारी एक जैसी थोड़ी होंगी। ये सारी को ऐसे थोड़ी होंगी कि आप वहां जा रहे हो तो इससे अच्छा मैं आपको बोलूं शिमला चले जाओ, और मैं बोलूं मसूरी चले जाओ सर्दियों में, या धनोल्टी चले जाओ। धनोल्टी में बड़ा सुंदर माहौल रहता है, वहां पे सुंदर क्या बर्फ गिर रहती है, बिल्कुल ऐसा। पर शिमला और धनोल्टी में अंतर तो है कि नहीं है? आप नहीं बोल सकते उसे कि ये उत्तराखंड का शिमला है। अगर मैं बोल दूं कि यार हमारे लोग बेकार ही शिमला इतनी दूर वहां जाते हो बॉर्डर क्रॉस करके, या धनोल्टी चले जाओ, इससे अच्छा। मतलब इतनी दूरी भी बचेगी, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, जो खर्चा होगा टैक्स होगा हमारे यहाँ कलेक्ट होगा, मतलब इस टाइप की बात मैंने कर दी। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि शिमला ही है हमारा धनोल्टी, बोल रहे इतनी दूर क्या जाना। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना, भाव कुछ और था, बताना कुछ और चाह रहे थे। और फिर उत्तराखंड के लोगों की आदत तो है ही थोड़ा सा, मतलब गढ़वाल के क्षेत्र में बोलते तो गढ़वाली भी बोल ही देते कि ये ऐसा है वैसा है। कई सारी जगहों को कुछ कुछ से कुछ का दर्जा दिया हुआ है। तो ये चीज नहीं थी कहीं पे भी। मेरा काम है आपको सही चीज बताना। और एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है कि गांधी जी ने कौसानी को उत्तराखंड का, भारत का, स्विट्जरलैंड का। एग्जाम के लिए यही पढ़ के जाओ तुम, ठीक है? बस। दूसरी बात थी अनाशक्ति योग, और ये था दरअसल भगवत गीता पर टीका। यहाँ पे दो शब्द है, भगवत गीता। दरअसल भगवद होता है वो, उसको भगवत कर दिया लोगों ने, भगवद गीता। आमतौर पे इसे गीता के नाम से ही जाना जाता है। गीता दरअसल वो किताब है या वो बातें हैं गीता के अंदर। गीता में कोई ऐसी धार्मिक किताब नहीं है। गीता वास्तव में, गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, 1% भी धार्मिक नहीं है, है ना। उसके अंदर धर्म को खोज सकते हो आप, वो अलग बात है। गीता की अगर थोड़ी सी खासियत बताई जाए तो गीता दरअसल वो, उसके अंदर वो बातें लिखी हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में समझाई थी। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, सभी लोग एक बार समझ लो। कॉन्सेप्ट इतना सा था, अर्जुन बिल्कुल छाती चौड़ी करके निकला था कि आज तो मैं अपने चाचे मामे और ये सारे दादे वादे सबको निपटा दूंगा, सब ताऊ वाऊ भाइयों को निपटा दूंगा। इन्होंने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, हमारी बीवी का चीर हरण किया, हमारा राज्य छीन लिया, हमारे साथ अन्याय किया, ये किया वो किया, ऐसे छाती तान के गया था। और जैसे ही देखा सामने रिश्तेदार खड़े हैं सारे के सारे, विचलित हो गया, बोला कि भैया मेरे से तो ना हो पाएगा, मैं अपने भाइयों को कैसे मार दूं, अपने पितामह को कैसे मार दूं, अपने दादा को कैसे मार दूं, अपने भतीजों को कैसे मार दूं। ये सारी कहानियां निकल के आ गई। तब कृष्ण ने बोला भैया ऐसा है, चुपचाप से कर्म कर, फल की चिंता मत कर, सब काम छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, जो बोल रहा हूं कर। समझा दिया। और जो जो समस्याएं इंसान के जीवन में आ सकती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अर्जुन पूछ रहे हैं। पूछ तो युद्ध भूमि के रहे थे, लेकिन वो क्वेश्चन के आंसर्स हमारे उसमें अप्लाई हो सकते हैं। तो ये थी भगवत गीता। इस भगवत गीता पर टीका, ये दूसरा शब्द आया है जो मैं आपको बता रहा हूं कि गांधी जी ने लिखा। और फिर तीसरा शब्द है अनाशक्ति योग। ये दरअसल टाइटल है जो गांधी जी ने दे दिया। अपनी किताब का नाम क्या दिया? अनाशक्ति योग। था क्या ये? टीका। और किस पर था? भगवत गीता पर। भगवत गीता समझ में आ गई होगी, धार्मिक किताब नहीं है, सिर्फ बातचीत की किताब है। तो टीका का मतलब होता है बच्चों, अगर मेरे को टीका लिखनी है, पहले तो मैं समझ लो टीका लिखने की, टीका समझने की चीज है, टीका समझ लो। अगर मुझे टीका लिखनी है तो मुझे क्या करना है? किसको हम टीका बोलते हैं? ये दरअसल एक टीका है। भगवत गीता पर लिखी गई ये क्या है? एक टीका है। तो किताब, पर इसे मैं क्या बोलूंगा? ये टीका है। और कोई चीज टीका क्या होती है, कैसे होती है, उसको समझने के लिए समझ लो कि मान लो मैं आज मैं भी लिख सकता हूं टीका भगवत गीता पर दोबारा, और किसी और नाम से। मैंने भगवत गीता को पढ़ा, अच्छे से पढ़ लिया, समझ भी लिया, फिर मैं इसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं एक नई किताब में। मतलब मैं भगवत गीता की बातों को ही दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन मैं लिख रहा हूं कि उसमें जो, अब गीता में तो गीता की बातें लिखी है, लेकिन मैं लिख रहा हूं कि गीता में क्या लिखा है। गीता में लिखा है कि ऐसा ऐसा है, फिर उसके भाव को खुद समझा रहा हूं। मैंने क्या समझा ये बता रहा हूं, गीता बताना क्या चाह रही है वो समझा रहा हूं। कुल मिला के इस किताब के ऊपर एक किताब लिख दी, इसी को बोलते हैं टीका। समझ रहे हो? हाँ, थीसिस बोल दो, थीसिस भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन थीसिस का और इसका तो फिर थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अगर हम किसी धार्मिक किताब को पढ़ रहे हैं, किसी किताब, धार्मिक किताब, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो, जबकि हम किसी धार्मिक किताब को पढ़ें और उसे पढ़ने के बाद हम उस किताब को समझाना चाह रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, मैंने जो लिखा है उसी को बोलेंगे टीका। और इस टीका का नाम क्या रखा इन्होंने?
अनाशक्ति योग। जिस जगह उन्होंने कौसानी में ये लिखा उस जगह क्या बना दिया गया, अनाशक्ति आश्रम। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, तो लिखिए जरा क्या लिखा हमने लास्ट, 12 दिन बिताए। यहीं पर गांधी जी ने यहीं पर गांधी जी ने भगवत गीता पर अनाशक्ति योग नामक टीका लिखी। यहीं पर गांधी जी ने यहीं पर गांधी जी ने भगवत गीता पर अनाशक्ति योग नामक टीका लिखी। अनाशक्ति योग नामक टीका लिखी। जिस स्थान पर गांधी जी ने समय बिताया, वहीं पे तो किताब भी लिखी होगी। जिस स्थान पर गांधी जी ने समय बिताया उस स्थान को आज अनाशक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर गांधी जी ने समय बिताया उस स्थान को आज अनाशक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है। लिख लिया? सबने लिख लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? अनाशक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है। अगला नोट लिखिए, एक नोट लिखिए, मतलब गांधी जी ने, बोल दिया जाए, गांधी जी ने यंग इंडिया, किसका अखबार था, किसका था, किसने निकाला, किसका था, मिस्टर गांधी का ही था। गांधी जी ने यंग इंडिया के अपने आर्टिकल में गांधी जी ने यंग इंडिया के अपने आर्टिकल में कौसानी को तो नहीं बोलेंगे, ऐसे थोड़ा तरीके से ही लिख लो इसको। कौसानी की तुलना स्विट्जरलैंड से की थी। कौसानी की तुलना किससे की? स्विट्जरलैंड। कौसानी की तुलना स्विट्जरलैंड से की थी। देखो ध्यान से समझो इस बात को। कौसानी की तुलना स्विट्जरलैंड से की, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कौसानी को, लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ा सही बात लिखवा दी, तुलना बोल दिया मैंने, हालांकि उन्होंने कंपैरिजन भी नहीं किया था, उन्होंने तो कुछ और ही बात बोली थी, कुछ और निकल गया उसका सेंस। अगला लिखिए, अल्मोड़ा नगर पालिका घटना। अल्मोड़ा नगर पालिका घटना कहाँ हुई थी, ये तो पता लग ही चुका होगा, अल्मोड़ा की नगर पालिका में हुई थी। अगर अल्मोड़ा की जो नगर पालिका थी। दूसरा इसकी डेट पूछेगा और इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों के नाम पूछेगा, और कुछ नहीं। और क्या किया था, तो बस झंडा फहराया था इन्होंने, और कुछ नहीं किया था। लिखो घटना 26 जनवरी 1930। कब हुई है? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 क्यों हुआ था वो अभी बताएंगे, फिलहाल लिखो जरा। वो भारत से लिंक है इसका, उत्तराखंड से कोई लिंक नहीं है इस घटना का। तो आपको पता लग गया कब हुआ, कहाँ हुआ, ये भी पता है आपको। लिखो आंदोलनकारी। कैप्टन मोहन जोशी नाम पूछता है एग्जाम में, शायद ही पूछा भी गया एक बार, इस घटना में कौन कौन शामिल थे। कैप्टन मोहन जोशी, लिख लिया? कौमा भागीरथी देवी, कौमा बच्ची देवी, सब पहाड़ी नाम है, बच्ची देवी, और कुंती देवी। किया गया था इन्होंने, एक लाइन लिख लो, अल्मोड़ा नगर पालिका में तिरंगा फहराया था। किस? विष्णु देवी शाह लिखा था।
कहाँ पढ़ा तुमने? लूसेंट परीक्षा माड़ी हो गया हो। मुझे वो उसका कट भेजना मुझे वो, ठीक है। इससे रिलेटेड बातचीत आज मैंने करनी भी थी, जैसे मैंने बोला था क्लास में 15 मिनट में आप लोगों को समझाऊंगा, 1 घंटे क्लास पूरी करनी, मुझे थोड़ा आपको समझाना है, कुछ सभी के लिए बड़ी जरूरी समझने की बात है। बिश्नी देवी शाह वाला पॉइंट मुझे एक बार उसका फोटो खींच के मुझे भेज देना, ठीक है, पर्सनल भेज देना। नंबर तो है ना तुम्हारे पास भी मेरा? सौरभ है? सौरभ सौरभ से इससे ले लेना, सूरज से। लिखो, अल्मोड़ा नगर पालिका में क्या तिरंगा फहराया था इन लोगों ने, ठीक है। चलो, पहला तो ये लिख लिया आप लोगों ने। अब ये घटना क्यों घटी थी? देखो 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, इंडियन कांग्रेस की बात हो रही है। और उस अधिवेशन में इन्होंने क्या बोल दिया था? भारतीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोल दिया था, आईएनसी ने, कि भैया अब चाहिए हमको स्वराज नहीं, अब चाहिए अपन लोगों को क्या? स्वतंत्रता। स्वराज और स्वतंत्रता में अंतर होता है, जिसको समझना हो अलग से समझ लेना। स्वराज नहीं चाहिए अब हमको, तिलक वाला स्वराज नहीं चाहिए, ये जो स्वराज हम पहले मांग रहे थे वो नहीं चाहिए, और अंग्रेज अब स्वराज देने के चक्कर में थे, अब हम चाहिए थी स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता मांगने की बात कही। अब इन्होंने बोला कि ऐसे मांगेंगे ऐसे देंगे तो है नहीं, पहले तो हमें खुद मानना पड़ेगा कि हम स्वतंत्र हैं। तो 1929 को, दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इसी अधिवेशन में बोल दिया गया कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए और पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब अंग्रेजों को सीधा भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और इन्होंने डेट तय कर दी कि 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और अपने देश का झंडा फहराएंगे। तिरंगे की बात निकल के आ गई। आपको पता है कि तिरंगा झंडा इस दिन पहली बार पूरे देश में फहराया गया, हालांकि बन पहले गया था, पर उसे स्वीकार करके सब जगह फैलाया गया। पहले तो इस अधिवेशन में भी फैलाया गया तिरंगा झंडा। 26 जनवरी को पूरे देश में झंडा फहराया गया। ये घटना ही क्या थी कि पूरे देश में झंडा फहराना है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना है, बोलना है कि हम स्वतंत्र हैं। यही एक रीजन है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा का पूरा तैयार हो चुका था, बिल्कुल फिट फॉर रेडी, कुछ नहीं था उसमें। सिग्नेचर होने रह रहे थे, सिग्नेचर भी नहीं करवाया था कि हमें इसे लागू करना है। 26 नवंबर कब? 1949 को संविधान बन चुका, पूरा तैयार है, कुछ धाराएं लागू भी कर दी। लेकिन संविधान को पूरी तरह लागू करने के लिए नेहरू ने बोला कि 2 महीने रुक जाओ। कि क्या है? बस मैं बोल रहा हूं 2 महीने रुक जाओ। और 2 महीने के बाद ये डेट आ रही थी 26 जनवरी की। ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी आ रहा था। नेहरू जी चाहते थे कि 1947 में हम आजाद तो हो गए 15 अगस्त को, उस डेट को तो बदल नहीं सकते, हम स्वतंत्रता दिवस उसी मनाएंगे। लेकिन 47 से पहले 1930 से लेकर के 1947 तक हर साल हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। हम लोग मतलब हमारे पूर्वज, ये सारे नेता लोग 26 जनवरी 1930, फिर 31, 32, 33, हर साल 1946, 47 तक, मतलब जब तक कैबिनेट मिशन ने ये नहीं बोल दिया कि हम लोग स्वतंत्र, अब आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, तब तक हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। उस दिन की अपने आप में एक अलग ही धाक होगी, जब हम स्वतंत्र हैं भी नहीं और अपने आप को मान रहे हैं एक दिन के लिए, कितनी अच्छा क्या इमोशंस रहते होंगे। जैसे बचपन के हमें इमोशंस याद आते हैं कि 26 जनवरी को प्रोग्राम होता था, कितना एक अलग ही माहौल होता था। 15 अगस्त को क्या प्रोग्राम होता है, हम उसको महसूस कर रहे हैं। और सोचो जो जिनके पास ये था नहीं, वो एक दिन के लिए महसूस करना चाहते थे इस बात को, उनके लिए कितने महत्वपूर्ण रहा होगा ये डेट। हर साल की 26 जनवरी आ गया हमारा स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, हम आजाद। तो ये डेट हमेशा के लिए भुला ना दी जाए, इस डेट का महत्व खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने 2 महीने का वेट किया और 26 जनवरी 1950 को उन्होंने संविधान लागू कर दिया। ये सारी घटना जुड़ी हुई आपस में। इसकी चिंगारी उत्तराखंड में पहुंची और अल्मोड़ा में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। अल्मोड़ा की नगर पालिका में कुछ महिलाओं ने और साथ में जो हमारे नेतृत्व करते थे कैप्टन मोहन जोशी, इन्होंने मिलकर के अल्मोड़ा की नगर पालिका को अपने कब्जे में लिया, अंग्रेजों को हटाया, वहां से हराया या भगाया और मार पीट के भगा दिया एक तरीके से, और अल्मोड़ा की नगर पालिका में तिरंगा झंडा फहरा दिया। कहानी खत्म। ये घटना थी और कुछ नहीं था। आपसे नाम पूछ सकता है। चलिए आगे जो भी और डिटेल है उसका देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट लिखिए, नमक सत्याग्रह, हेडिंग नमक सत्याग्रह। अब नमक सत्याग्रह कब हुआ था आप लोगों को पता है? भारत में कब हुआ था? 1930। बस, तो भारत में ही हुआ था। महत्वपूर्ण ये है कि उत्तराखंड से इसमें कौन शामिल हुआ था, तो लिखिए 12 मार्च 1930। कब हुआ था नमक सत्याग्रह? 12 मार्च 1930। दरअसल डांडी मार्च भी बोलते हैं इसको, नमक सत्याग्रह को, ठीक है। 12 मार्च 1930, ब्रैकेट में लिख लो डांडी मार्च, डांडी मार्च।
लिखिए, गांधी जी के इस सत्याग्रह में या इस आंदोलन में, गांधी जी के इस सत्याग्रह में उत्तराखंड से 3 लोग शामिल हुए थे। गांधी जी के इस सत्याग्रह में उत्तराखंड से 3 लोग शामिल हुए थे। तो आप लोगों ने नाम याद रखे होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। क्या है? एक तो भैरव दत्त जोशी। लिखिए, गांधी जी के सत्याग्रह में उत्तराखंड से कितने लोग? 3 लोग शामिल हुए थे। भैरव दत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल, ज्योतिराम कांडपाल, ज्योतिराम कांडपाल, और तीसरे कौन? खड़क बहादुर। सामने लिख दिया, खड़क बहादुर। समझ रहे हो? कितने अनुयायियों के साथ ये शुरू हुआ था? कितने? बिल्कुल सही, 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, ये इंडियन जीके हो गया वैसे, पर इसमें बाय चांस आपसे अगर पूछ ले कि इस आंदोलन में, इस दांडी मार्च में जो 78 अनुयायी अपने साथ लेके गए थे, उनमें सबसे ज्यादा उम्र का कौन था और सबसे कम उम्र का कौन था? नाम पूछे, उम्र पूछे तो बताना। मैं लिखवा रहा हूं, पैरा चेंज करके लिखिए, आखिरी पॉइंट आज का, फिर हम थोड़ा जरा बात करते हैं। लिखिए, गांधी जी इस मार्च में, मार्च यानी पैदल चलने को बोलते हैं, गांधी जी इस मार्च में अपने साथ 78 गांधी जी इस मार्च में अपने साथ 78 यानी 78 अनुयायी ले गए थे। अनुयायी यानी फॉलोअर्स, 78 अनुयायी ले गए थे, जिसमें सबसे छोटा अनुयायी, मतलब 78 लोगों में सबसे छोटा था, जिसमें सबसे छोटा अनुयायी, पढ़ा आप लोगों ने इसके बारे में कभी? आप में से किसकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ रखी है? जिसने, बताइए कौन कौन है वो? किसने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ रखी है? किसी ने नहीं पढ़ी? बताना आपके अभी कौन कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से जीएस के पोर्शन खत्म हुए हैं या चल रहे हैं? ये चल रहा है। और इससे पहले जीएस में क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी, वर्ल्ड या इंडियन, ये दोनों? इंडियन। और अभी स्टार्ट ही हुआ था क्या तुम्हारा कुछ समय पहले? क्या कितने हैं? फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है। देखो 15 साल का था ये बच्चा, जिसका नाम था विठल लीलाधर ठक्कर। ठीक है, 15 साल का था, और इसमें सबसे ज्यादा उम्र के 60 वर्ष के थे खुद गांधी जी। ठीक है, तो इस मार्च में सबसे ज्यादा उम्र के कौन थे? गांधी जी। बाद में तो ये भीड़ हजारों तक, लाखों तक चली गई थी जब वो दांडी पहुंचे, लेकिन शुरुआत जो 78 लोगों के साथ की थी, उनमें सबसे बूढ़े खुद गांधी जी थे, 60 वर्ष के थे, और ये जो थे लीलाधर ठक्कर, ये 15 वर्ष के थे। ठीक है बच्चे, 15 वर्ष तो समझ ही सकते हो आप लोग, है ना, जब आप लोगों को ये भी नहीं पता था कि करना क्या है ना। चलिए, तो वो आप लोग इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे कैसे लिख लो। देखो भैया, आपको कुछ जरा काम की बात समझाते हैं। ये ज्यादा मेरे से रिलेटेड है और थोड़ा बहुत आप लोगों से रिलेटेड भी है। ठीक है, और इसमें ये भी हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग नाराज हो जाएं जब मैं ये बातें करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, और उसके बाद हो सकता है कुछ लोगों की आंखें खुले और कुछ लोगों को लगे कि नहीं नहीं, इस डोज की जरूरत थी और ये सही भी है। देखो, पहली बात तो ये है कि मुझे ना आप में से, मैं तो केवल आइडिया लगा रहा हूं, पर आप लोग कुछ ऐसा नहीं दिखता ना मुझे कि मुझे आप लोग यकीन दिला सकें। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों में पढ़ने का जोश और जुनून इतना खास दिखता नहीं क्लास के अंदर। सबसे पहली चीज ये मिसिंग है। ठीक है, ये मिसिंग है। दूसरी चीज, मुझे बहुत कम लोगों पर ट्रस्ट है। अरे ट्रस्ट आप लोग कैसे बनाएंगे, आपको इसके लिए क्या करना है, वो सब देखने की बात है बाद में।
मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि आप में से घर जाके कुछ लोग रिवाइज करते हो, पढ़ते हो बात को, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ रहे हो। इसका मुझे बड़ा डर है। हो सकता है कुछ कर रहे हो, कुछ ना कर रहे हो। अब वो कुछ कुछ का मतलब होता है कि कोई भी कोई हो सकता है। तीसरी समस्या ये है कि आप मेरे पढ़ाने के तरीके को नहीं समझ रहे हैं अभी तक। पढ़ाने का तरीका, मेरे पढ़ाने का तरीका अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया। चौथी चीज, आप लोग बेवजह की टेंशन लेते हैं। अब देख लो भैया, आप लोगों को जो बातें मैं बताने वाला हूं ना, वो बातें आपको कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि हर कोई गुड लिस्ट में रहना चाहता है, हर किसी की। मैं बेस्ट टीचर हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं मुस्कुराता रहता हूँ, मैं बीमार होकर भी पढ़ाने आ रहा हूँ, मैं छुट्टी कम करता हूँ, मैं अगर लेट शुरू कर रहा हूँ तो मैं लेट ही तक छोड़ता हूँ, यानी कि मेरे को 1 घंटा पूरा कंप्लीट पढ़ाना है आप लोगों को। मैं 11:15 है तो 12:15 पढ़ाऊंगा, 11:30 है तो 12:30 पढ़ाऊंगा, पर मुझसे कम नहीं करूंगा, कोशिश मेरी ये रहती है। और यहां तक कि मैं आप लोगों को इतना पढ़ा रहा हूं जितना वास्तव में आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें, क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है मुझे क्वेश्चंस से। मैं आपको समझाता हूं क्यों। देखो, मेरे पास कल 6 बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे थे। मतलब डेली मेरे पास ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं इतने कुछ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, फिर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो वहां मैंने एक तरीके से ये स्वतंत्रता दे रखी है कि आप जब चाहे, समझ रहे हो, पहले समझो मैंने जो बोला, जब चाहे और जो चाहे मुझसे पूछ सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं, पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब देखो ध्यान से समझो, अगर हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं तो हम लोग साथ में कामयाब हो सकते हैं, यानी कि आप लोगों की कामयाबी निश्चित है। जब हमारा हमारा नहीं बनेगा ना हिसाब, तो नहीं होगा। अब जैसे आज निखिल है, निखिल नहीं आया, निखिल को समझना चाहिए था, निखिल के लिए बहुत जरूरी है, वो छुट्टी कर रहा है, मुझे इससे भी प्रॉब्लम है। छुट्टियों से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिस दिन मेरी छुट्टी होगी, आप कितनी भी जोर लगा लो, आप उस दिन नहीं पढ़ोगे। कैसे पढ़ लो, क्लास चल जाएगी तुम्हारी, कौन पढ़ाएगा तुम्हें उत्तराखंड। मतलब कहने का मतलब है कि टीचर का होना बड़ा जरूरी है। टीचर का होना, एक बच्चा नहीं आएगा तो तब भी क्लास चलेगी, 10 बच्चे नहीं आएंगे, एक ही बच्चा आएगा तब भी क्लास। हमने एक बच्चे को भी पढ़ाया इस क्लास के अंदर। मैंने कई बार ऐसे भी पढ़ाया है शुरुआत के टाइम पे कि ऑनलाइन में एक आध बच्चा रहा होगा और यहाँ क्लास में खाली थी, और ऑनलाइन वाले को पढ़ाया इसी बैच में, इसी स्टार्टिंग में। बीच में 1-2 बार ऐसी सिचुएशन आई कि कोई नहीं आया था, कभी ऐसी छुट्टी हुई, तो मैं आता हूं तो क्लास तो चलेगी, मैं नहीं आया तो क्लास चल ही नहीं सकती, वो तो छुट्टी हो गई हमारी तुम्हारी। और उसमें तुम्हें कई बार बेचैनी भी होती होगी, क्यों? क्योंकि कई बार क्या करते हो कि तुम लापरवाही करते हो, तुम लोग छुट्टियां करते हो, तो महसूस होता होगा लास्ट में कि इस हफ्ते हमारे 4 ही दिन क्लास चली या 2 ही दिन क्लास चली, क्यों? अरे यार 3 दिन या 2 दिन मेरी छुट्टी हो गई, और 1 दिन या 2 दिन सर ने छुट्टी कर दी, या 1 दिन सर ने कम पढ़ाया, ज्यादा पढ़ाया, कुछ ऐसा हो गया, है ना। एक सबसे बड़ी समस्या है मुझे, आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो क्लास में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नींद। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप में से कोई सो जाता है मेरी क्लास में, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग, मतलब ऐसा लगता है जैसे थक हार के सिर्फ क्लास में बैठने के लिए आ रहे हो। मुझे वो चीज नहीं दिखाई दे रही। जोश का ही एक साथी बोल दो इसको ये। अब देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चंस को लेके जरा समझो। मैंने कल 5-6 क्वेश्चंस आए, जिसमें से 3 क्वेश्चंस यूजलेस थे, उसमें एक फरमान का क्वेश्चन भी था। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपकी तैयारी चल रही है, बहुत ध्यान समझना, इसे दिल पे मत लेना कोई, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि आप लोगों को मुझे कैसे यूज करना चाहिए। जब आप लोग की तैयारी चल रही है, कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है मुझसे यहाँ पे, कोई ये सोच के आ रहा है कि ये उत्तराखंड में पीसीएस में भी यूज करूंगा, उसमें वतन है और ऑनलाइन भी कुछ बच्चे हैं। जैसे कल मेरे से ऑनलाइन में सौम्या ने पूछा था कल कि सर मैं पीसीएस के लिए इसी को पढ़ूं या इसके अलग है सिलेबस। मैंने कहा सिलेबस ही है, पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब कहानियां छोड़ के कॉन्सेप्ट में आना पड़ेगा। जैसे प्रशासन को ज्यादा पढ़ लो, या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन पॉलिटिक्स, इन सब चीजों को पढ़ लो। ये सारी बातें बोली थी। क्वेश्चंस की यूजलेसनेस को देखो, समझो जरा। मैंने बोला कि जब चाहे जो चाहे पूछ लो। अब आपके एग्जाम की तैयारी का सबसे बड़ा हथियार क्या है बताओ? आप कुछ किताबों के नाम भी ले सकते हो उसमें, और आप उसमें मेरा नाम भी ले सकते हो। तो क्या है सबसे बड़ा हथियार? क्या मैं ही तो हूं? जितनी भी तैयारी कर लो, सबसे बड़ा हथियार आपके पास कौन है आपकी तैयारी का? मैं हूं। आदमी अपने हथियार को यूज करता है तब जब उसको लगता है कि और कोई अस्त्र नहीं बचा, अब इसको यूज करना है। समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम मुझे ये होती है कि आप लोग मुझसे गूगल वाले क्वेश्चन पूछते हो।
जो आप खुद भी सर्च कर सकते हो, खुद भी देख सकते हो। या मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जो मैंने ही नहीं करवाया, कि ये भी तो है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा सेंस ही है, मैं बोल रहा हूँ जैसे कल एक क्वेश्चन था फरमान का, मुझे याद है क्योंकि ये मैंने शायद सुबह ही देखा था। क्या था यार, सुदर्शन शाह ने गंगोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण कब करवाया? गंगोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण कब करवाया? अब मुझे कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि आप लोगों को मुझ पर ज्यादा भरोसा भी नहीं है, क्योंकि आपको सोर्सेज मिल गए ना। मैंने जिस दिन, आप लोग बहुत सारे बच्चे नहीं थे, नहीं मैं फरमान की तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे एक बार क्या किया था, मैं आपको वो कहानी बताऊंगा कि एक बच्चे ने मेरे साथ डायरेक्ट ऐसा कन्वर्सेशन किया उस ग्रुप में ही। आप लोग पीछे जाके देखेंगे टेलीग्राम के ग्रुप में, आपको स्टार्टिंग मिल जाएंगे ऐसी कन्वर्सेशन। ध्यान से समझो, मैं आपका मेन हथियार हूं, मुझे यूज होना चाहिए एज ए टीचर, मतलब कि ऐसी चीज जो सर को, जो कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रही। मान लो आपको एक यही है क्वेश्चन, अब इसका आंसर कहीं तो कुछ दे रखा, कहीं कुछ दे रखा, कहीं कुछ दे रखा, कहीं कुछ दे रखा है। अब हो रहा है डाउट। एक क्वेश्चन जब आज शहनाज ने पूछा था, मैंने उसी टाइम बोला था गुड क्वेश्चन। जब तुमने बाहर पूछा था, क्या पूछा था तुमने मुझसे? यूरेडा, कि सर यूरेडा की, मतलब यूरेडा कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? अल्मोड़ा भी दिया रहता है, देहरादून भी दिया रहता है, मैंने भी बताया, उन्होंने भी बताया, ये है। ठीक है, तो मैंने बोला एक क्वेश्चन है डाउटेबल क्वेश्चन, इसको पूछेंगे, इसको बताएंगे। देखो, पुनर्निर्माण कब किया था, एक क्वेश्चन था। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे पढ़ा के चला जाता हूँ, अगर मैंने आप लोगों को ये दिया है ये मौका, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे तो मैं अपना टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसके लिए मुझे भी पे हो रहा है, और किसके लिए आप पे भी कर रहे हो, तो आप लोगों को सेवा मैंने दे दी। इसके बाद टीचर ना किसी की शक्ल देखता, ना किसी की बात सुनता, अपने घर चला जाता। कहीं भी जाके देख लो, कोई टीचर कितना तुमसे फ्रैंक होगा, कितना आपसे वो करेगा। पर मैंने आपको दिया है मौका, अब इसका मतलब है कि आपको इसे यूज करना है कभी कभी। और फरमान, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे ऊपर टॉपिक नहीं है, कल मेरे पास क्वेश्चन आए थे ऐसे, आज मैं ग्रुप में लिखूंगा इस बात को, मैं चाहता हूँ आप लोगों को पहले समझा दूं इस बातों को। तो क्वेश्चंस क्या है कि अगर आप लोगों को कोई चीज समझनी, कॉन्सेप्ट है समझने का कि यार ये तो सर ही समझा सकते हैं, सर ही बता सकते हैं, तो पूछो। दूसरी बात, सुदर्शन शाह में पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को, अगर मैंने ये पॉइंट सुदर्शन शाह में नहीं पढ़ाया, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसे ना पढ़ें। समझ रहे हो? दूसरी बात, कुछ किताबों में लिखा है कि प्रताप शाह ने काम करवाया था, कुछ किताबों में लिखा है कि सुदर्शन शाह ने काम करवाया था, और कुछ में लिखा है कि गुलेरिया ने काम करवाया था। गुलेरिया के नाम से मैंने इस बात को लिखवाया भी था, आपको याद आ रहा है कुछ? राम महारानी गुलेरिया ने अपने आभूषण दे करके, हालांकि मैंने ये नहीं बताया था उस समय कि आभूषण दे के करवाया था, पर महारानी गुलेरिया ने अपने आभूषण दे करके। और कुछ किताबों में राजस्थान के किसी रजवाड़े का नाम लिख करके जयपुर का नाम आ रखा कई जगह, कि जयपुर के महाराज ने करवाया गंगोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण। अब बताओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा के, मैंने सुदर्शन शाह करवा दिया, प्रताप शाह करा दिया, गुलेरिया करा दिया, ये करा दिया, मैंने लिखवा दिया कि कहीं पे कुछ है, आप लोगों को कहीं से पॉइंट्स मिलेंगे, आप लोग उसमें जाके परेशान होंगे। या तो आप मुझसे सीधा क्वेश्चन ये पूछोगे, सर ये सही है गलत? सुदर्शन शाह ने गंगोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण कब करवाया? मैंने नहीं लिखवाया। अगर मेरे से ये क्वेश्चन फरमान ने पूछा, मैं सच बोल रहा हूं, मैं इसे सबसे पहले जाके गूगल में देखूंगा, सबसे पहले गूगल में देखूंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि हाँ यार इसका तो ये बता रहा है। अगर मैं बताऊंगा तो सच बोल रहा हूं, मैं यही करूंगा सबसे पहले। गूगल से मैं सोर्सेस पे कब जाऊंगा? जब मेरे पास पोथियां पड़ी इतनी सारी किताबें, उन पे कब जाऊंगा? तब जाऊंगा जब मुझे गूगल में अलग अलग आंसर मिलेंगे, तब मैं देखूंगा कि किस राइटर ने इनमें से कौन से आंसर को चूज किया है, और ये वाला राइटर ऑथेंटिक है, मैं इसकी बात को, इस बंदे को अब जवाब दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझे आप लोग कि नहीं समझे? क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ रहे हो ना? ये होगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरा यूज, या अपने सबसे मेन हथियार का यूज, अपने मेन अस्त्र का यूज तब करें जब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब इससे पूछना, यही क्वेश्चन नहीं था? एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा, ये मैंने तुम्हें शायद पहले भी बताया था, कि सर यहाँ पे कितने मंदिर हैं? कहाँ पे? कहाँ पे? ये जागेश्वर में। आप लोगों ने जागेश्वर मंदिर समूह के बारे में पढ़ा है? जागेश्वर मंदिर समूह, मंदिरों का समूह है, ये कितने हैं? मैंने बोला कहीं पे तो लिखा है कितने, कहीं पे लिखा है 124, और कहीं पे क्या लिखा है? 124 लिखा है ना, कहीं पे 125 लिखा है। आप जाके आज सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा, दोनों मिलेंगे, 124 भी 125 भी है। ठीक है, मैंने इसका आंसर दे दिया 124। ये टेलीग्राम ग्रुप की बात है। आप देखो बच्चे कैसे भी करते हैं, तो मेरे मन में फिर भाव आते हैं कि यार ये बच्चे करना क्या चाहते हैं मेरे साथ। तो इसलिए फिर कई बार कई सारे बच्चे इसके दोषी बन जाते हैं। मेरे मन में आता है कि ये बच्चा क्या करना चाह रहा है।
इसमें मैंने जैसे 124 आंसर दिया तो उसी लड़के ने दोबारा रिप्लाई किया, सर सोनू सर तो इसका 125 बता रहे थे। यानी कि ये क्वेश्चन उसने पहले ही उत्तराखंड के किसी दूसरे टीचर से पूछा था। उत्तराखंड के टीचर यानी कि जो वहां पर, हम 2 लोग हैं वहां पे जो उत्तराखंड पढ़ाते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में। फिलहाल मैं वहां पे जीएस की फैकल्टी बना हुआ हूं, मैं जीएस पढ़ा रहा हूं वहां पे, क्योंकि उत्तराखंड है। जीएस एक भी नहीं था, जीएस वाले सर वहां से छोड़ के चले गए, मैंने जीएस को पकड़ लिया क्योंकि जीएस मेरा सब्जेक्ट है, जीएस मेरा मेन कोर सब्जेक्ट है, जीएस और उत्तराखंड। तो मैंने जीएस पकड़ लिया, लेकिन उस समय मैं उत्तराखंड भी पढ़ा रहा था एक दूसरे बैच में। और इस बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर सोनू सर से 125, और वो एक जाने माने टीचर है, वो भी ठीक ठाक अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, सोनू भट्ट नाम है उनका, रुद्रप्रयाग से हैं वो। तो अब मेरा खून खोल गया इस बात पे। एक बात, तूने उत्तराखंड के एक अच्छे टीचर से, ठीक ठाक टीचर से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, तुझे 125 आंसर मिल गया, तू उन्हीं से बोल कि कहीं पे 124 लिखा हुआ है। अब मेरे को उसने क्वेश्चन पूछा, जब उसने पहले ही आंसर ले लिया, फिर देख रहा है कि मैं क्या बताता हूँ, और जैसे मैंने बताया 124, बोल रहा कि वो तो ये बता रहा था, तो वो ये बता रहा था तो उससे जाके पूछ, उसने क्यों बताया ऐसे। फिर भी क्योंकि मैंने 124 बताए और जिसने 125 बताया वो बचाया 125वें की क्या कहानी है, फिर मैंने उसको बताया, जबकि मैंने नहीं बताना था, फिर मैंने नीचे लिख दिया, चल यार टीचर हैं, हमारा काम है बच्चे का, अगर मैं घुस जाऊं ना टॉपिक्स में, आप लोग यहाँ पे क्लास में एक भी नहीं बच्चा बैठेगा, अगर मैं अभी, तो मैंने ये उत्तराखंड में क्या बोल रहा हूँ, ये उत्तराखंड ऐसा है कि सिविल वाला आ जाए और वनडे वाला आ जाए, मैं इसे अगर गूढ़ उत्तराखंड, मैं बोलूँ ना उत्तराखंड चलेगा जी, अब से उत्तराखंड, उत्तराखंड से पढ़ना है ना तुम लोग, उत्तराखंड पढ़ाएंगे अब तुम्हें, देखते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें लिख लोगे कि सिर में दर्द हो जाएगा। पहले मेरे नोट्स बहुत भारी होते थे, मैंने इनको कम किया, वजन को कम किया, और खास करके बीच में मुझे इसी क्लास से, अब बताओ मैं क्या करूं यार, एक टीचर क्या करे। मुझे कुछ दिन पहले मैनेजर साहब ने बोला कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने, मैंने पूछा कौन है, पर उन्होंने नहीं बताया, तो मैंने जोर नहीं दिया क्योंकि है प्राइवेसी है, किसी ने बोला होगा। कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमारा 1 आध महीने में पेपर है, सर को बोलो थोड़ा हल्का हल्का कर, मेन मेन मतलब थोड़ा उस पर जोर दें, ज्यादा घुस के ना। अब मैं क्या करूं बताओ। फिर अगर मैं कुछ कम 1 आध पॉइंट छुड़वाता हूँ, और पॉइंट तुम्हें कहीं और मिलता है, तुम क्या सोचोगे, या तो ये सर ने नहीं करवाया, या सर कोई आता नहीं, मतलब या तो सर ने करवाया नहीं, मैं पॉजिटिव भी ले रहा हूँ, या तो बोले कि सर ने ये नहीं करवाया, यार बताओ यार ये नहीं करवाया सर ने, मूड खराब होता है कि यार सर बोलते मैं डीप पढ़ा रहा हूँ, डीप पढ़ा रहा हूँ, और ये पॉइंट मुझे कहीं और से मिल रहा है, तो सर से पढ़ने का फायदा क्या, मन में आएगा ना ख्याल। मानवीय गुण है, मैं आप लोगों को इसके लिए दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, यार सर ये यार क्या करवा रहे हैं सर, ये 4 पॉइंट सर ने लिखवाए नहीं इससे रिलेटेड। या तो बच्चा ये सोचेगा कि यार सर को पता नहीं, यार ये आता ही नहीं है क्या, ये सर को आता नहीं क्या कि सर ने 4 पॉइंट अब सर को बताना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने उसे लिख के दिया, बच्चे ऐसा है, जागेश्वर में 124 मंदिर समूह है, जागेश्वर मंदिर समूह जाना जाता है कत्तीरियों के नाम से, कि कत्तीरियों ने बनवाया था, कत्तीरियों ने बनवाए थे 124, बाद में बन गया 125वां। 25वां किसने बनवाया कोई क्लियर नहीं है, मंदिरों का समूह है, किसने बनवाया 25वां, किसने नहीं बनवाया। कुछ मंदिर वहां पे टूटे हुए हैं, कुछ इस वजह से 124 बोलते हैं, 125 नहीं मानते, कुछ टूटे हुए को गिन लेते हैं कि बिल्कुल खत्म है, जिसकी समाधि बनी पड़ी मंदिर की, मंदिर बहुत सारे जिनके शिखर ही शिखर पड़े हुए हैं। तो मैंने बोला एक मंदिर उसमें ऐसा है जो बाद में बनाया गया था। अब एक बात बताओ, जागेश्वर मंदिर समूह में अगर आज जाके कोई 4 मंदिर और बना दे वहां पे, तो तुम उसे मुख्य मंदिर समूह में गिनोगे क्या। मतलब मंदिर तो बढ़ते चले जाएंगे, मंदिर जितना इंसान बढ़ता जाएगा उतने मंदिर बन जाएंगे आसपास में। तो बोला 124 इसका उत्तर है, 25वां गलत गिन लिया गया है, विद्वानों ने टोटल गिन लिया, जबकि उन टोटल में से एक समूह का हिस्सा नहीं है, उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो बाद में बनाया गया, कत्तीरियों का मंदिर नहीं है वो। बस उसको जवाब दे दिया, थोड़ा हड़का भी दिया मैंने उसको कि जब उनसे पूछा था तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो ऐसा करते हैं कुछ बच्चे। एक बच्चे को मैंने 1 महीने पहले बता दिया था, उसने बोला सर मानवेंद्र शाह ना 8 बार सांसद बने, मानवेंद्र शाह कितनी बार सांसद बने, मैंने बोल दिया जैसे तुम्हें भी लिखवाया मैंने कि 7 बार। सर परीक्षावाणी में तो 8 बार लिखा है। हाँ ना, अरे जो सच, फिर वही सचमुच लिखा 8। तुम क्या सोच रहे हो यार, एक बात सोचो, तुम क्या सोच रहे हो, जिस किताब को तुम अब पढ़ रहे हो उस किताब को मैंने कब पढ़ के छोड़ दिया होगा, उसकी मैंने 50 प्रकाशन पढ़ लिए, उसके 50 इतनी बार तो आया नहीं हो, बोलने के लिए होता है, जैसे 1000 बार पढ़ लिया मैंने उसको, 1000 बार पढ़ लिया परीक्षावाणी, अब पढ़ के अब मैं देखता भी नहीं उस किताब को, है ना। तो 7 सर उसमें तो 8 बार लिखा है। तो मैंने कहा एक बात बता यार, जब तुझे पता लग गया वहां पे 8 बार लिखा है, तो तू मुझसे क्यों पूछ रहा है, तुझे आंसर पता है, तू मेरे से क्या जानना चाहता है। पर चलो मैंने बोला लगता है बच्चा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अगर मैंने 7 बार बताया तो कहीं और सोर्स से बताया होगा, उसने भी कहीं से सुन लिया होगा कि 7 बार भी है, तो वो क्लियर करना। तो सीधे पूछो ना, सर मुझे कंफ्यूजन है, सर एक जगह लिखा है 7 बार, एक जगह 8, क्या है सही। एक तो ये होता है प्रश्न, क्वेश्चन पूछो और देखेंगे ये क्या उत्तर देगा, एक होता है ये। समझ रहे हो बात को, मेरी बात को मैं क्या कहने कि सर जागेश्वर में 124 है या 25 है, तब मैं बताऊंगा उसको कि 124 है, तो वो पूछेगा सर 125 क्यों बोलते हैं फिर कहीं पे, तो मैं ये बताऊंगा। इसने ये बताया था उसमें, अरे
ये किताबें जितनी भी तुम पढ़ रहे हो, जितनी ये आ रही है ना, ये किताबें तो अब मैं क्या बोलूं, इन किताबों गालियां देने का मन करता है किताब छापने वालों को मुझे। ये जो वन लाइनर आ रहे हैं ना, ये वन लाइनर जो भर भर के तुम्हें फैक्ट्स दे रहे हैं, भविष्य खराब कर रहे हैं तुम्हारा। जो क्लासेस ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है ऐसे पढ़ा जाता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। मान सकते हो तुम मान लो, नहीं मानना तो मत मानो। और जो फैक्ट्स है ना जिन्हें देख के तुम खुश हो जाते हो, देखो 4 पॉइंट और मिल गए मुझे, मेरा जो है सुदर्शन शाह इतने से इतना हो गया, सर ने इतना लिखवाया था इतना हो गया सुदर्शन शाह। इसने भी गंगोत्री का कुछ पुनर्निर्माण करवाया था। भाई मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ उसमें संतुष्ट रहो कि सर का ये। मैंने आप लोगों को हर बार बोला, आपको अगर इधर उधर से फैक्ट्स मिलते हैं आप उसे कलेक्ट कर लो, अपनी नोट्स में रख लो। अब फरमान, मुझे तुम ये बताओ कि ये क्वेश्चन कहां से मिला था तुम्हें, या ये पॉइंट कहां से मिला मुझे? हम्म। अब देखो, पुनर्निर्माण अमर सिंह थापा ने करवा रखा है, जबकि मेनली मैंने क्या लिखवाया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि इसका निर्माण ही अमर सिंह थापा ने करवाया, पुनर्निर्माण नहीं करवाया, निर्माण करवाया था अमर सिंह थापा ने, पुनर्निर्माण नहीं करवाया था। इस मंदिर की स्थापना अमर सिंह थापा कर रहा था। गंगोत्री धाम को धाम की तरह तो पूजा जाता था, पर इस यहाँ पर मंदिर किसने बनवाया? वो अमर सिंह थापा ने बनवाया था। मतलब धाम तो पहले से था, ये लोग आते थे पूजा करते थे, पहले भी, पहले तो प्राकृतिक रूप में पूजा होती थी चीजों की यार, हैं। उसके बाद मंदिर बनवा दिया अमर सिंह थापा ने। अब बोल रहे पुनर्निर्माण उसका किसने करवाया? तो ये पुनर्निर्माण ये सब ये इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना, मैं इसमें घुस के बताने लग गया ना कि इसने भी करवाया था, इसने करवाया, इसने करवाया था, इसने, और फिर मैं इसमें थीसिस लिखने लग गया, तो आप लोग बोलोगे सर प्लीज आप रहने दो, मैं नोट्स पढ़ लूंगा, छोड़ो, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो पहली बात मैंने आपको बोला था कि आपको कहीं से पॉइंट मिलता है आप कलेक्ट करके अपने उसमें रख लो। आपको बहुत तगड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आप मुझसे पूछो कि सर ही अब इसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन यार ये भी तो है ना कि जो चीजें मैं तुम्हें करवा चुका हूं और उसके बाहर तुम कोई चीज पढ़ रहे हो तो वो तुम अपनी जिम्मेदारी पे पढ़ रहे हो। मैं तुम्हें सारा करवा दूं तब भी कुछ क्वेश्चन बाहर से आएंगे ही आएंगे सारे। मैं वन लाइनर भी करवा दूं तो सारे उसमें आएंगे तुम्हारे, मतलब कितने वन लाइनर ये जो किताब है ना इसमें से भी सारा करवा दूं तो भी कुछ ना कुछ बाहर से आएगा, मैं कम करवाऊंगा तो भी कुछ ना कुछ बाहर से आएगा। तो अच्छा ये है, कॉन्सेप्ट को समझो, पढ़ने के तरीके को समझो। आज तुम उत्तराखंड में अपने आप को थोड़ा सा तो जो है कंफर्टेबल महसूस करते होंगे ना, एक बार उत्तराखंड को लेके जो भी आप लोगों की मानसिकता रही होगी पहले, वो थोड़ी बदली तो होगी अब कि यार उत्तराखंड को ऐसे पढ़ा जा सकता है जैसे सर पढ़ा रहे हैं। तो आपको सब कुछ बता दिया, सब तरीका, आप देखो पढ़ो। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है इसका आंसर डायरेक्ट कहीं से मिल सकता है, ढूंढो, रिसर्च करो। ये काम मैं कैसे करूं तुम्हारे लिए? और तुम्हें पता है कि जो टाइम मैंने तुम्हें दिया है वो टाइम मेरा है, मेरा टाइम होता है यहाँ से जाने के बाद शुरू। मेरी सुबह पहली बार इसके बाद होगी, मतलब मेरा मील सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं होता। मैंने जितने दिन आज तक यहाँ पे पढ़ाया मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैंने कुछ पिया नहीं। कैसे खा पी ले आदमी जब लगातार क्लासेस चल रही है, सुबह ये हो रहा है सब। ये बात मुझे समझानी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने आज आप लोगों का टाइम लिया। कोई बात नहीं, हमारी कोई आधी क्लास थोड़ी कम चली, कोई ज्यादा चली, पर ये समझाना बहुत जरूरी था कि आप लोगों का मेरा रिलेशन क्या है। मैंने आप लोगों को स्वतंत्रता दी है, इसका यूज करो, मिसयूज मत करो। आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछो जो सर वाले क्वेश्चन है, लगे यार यार क्या, यार ये क्या पूछ लिया इसने, अबे यार ये तो रिसर्च करने की चीज, अबे कैसे बताऊं मैं इसको है, अब तो मुझे अपना खंगालना पड़ेगा पुराना सारा। तो 10 15 20 किताबें पढ़ने के बाद मैंने एक नोट्स बनाया और आप लोगों को पकड़ा दिया। अब आप मुझे वापस भेजना चाह रहे हो कि मैं उन किताबों को एक बार रीड करूं और ये वाला फैक्ट बताऊं कहीं से, जो फैक्ट को मैंने शायद इसलिए नोट्स में ऐड नहीं किया था, मुझे लगा था कि जरूरी नहीं है बच्चों के लिए, छोड़ो इसको यार, बच्चे कहाँ है इसको पढ़ते रहेंगे। सच बोलूं, इन नोट्स को अगर मैं करेक्शन करवा के करवाऊं तो 10 चीजें आपकी हो जाएगी। आपका लेट हो रहा होगा, आप जालो, कोई बात नहीं। वैसे भी आपके लिए तो थी ही नहीं ये बातें, बातें तो कुछ पुराने बच्चों के लिए थी। जिस दिन मैंने शुरू किया था आप लोग उस समय ज्यादा कुछ पढ़ के नहीं आए थे, हैं भाई? एक तुम थे, राकेश था, राकेश, अमित और फरमान, 3 लोग थे यहाँ पे क्लास में, ठीक है। मैंने आपको उस दिन क्या बोला था? मैंने आप लोगों को उस दिन ये बोला था कि आपको कहीं भी कुछ भी मिल रहा है छोड़ दो उसको, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, क्योंकि आप कहीं से पढ़ोगे उत्तराखंड का इतिहास वैसे ही खिचड़ी है। किसी ने बोल दिया ये इस डेट को हुआ था, किसी ने बोला था इस डेट को हुआ था, किसी ने बोला था ये मासिक था, किसी ने बोला था ये द्वैमासिक था, किसी ने बोला ये साप्ताहिक था, किसी ने बोला ये दैनिक था। और अब जो है आप कंफ्यूज हो गए। अब आप लोग वो क्वेश्चन लेके आए हो जिस क्वेश्चन का जवाब दरअसल उनके पास भी नहीं था जिन्होंने किताबें लिखी हैं। ये उन्होंने किसी एक पॉइंट को समर्थन कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि साप्ताहिक था और दूसरे ने बोल रखा है मासिक था। अब मैं कैसे बताऊं कि ये दोनों में से सही कौन सा, बताओ जरा। मैं केवल वही बता सकता हूं जहां पे रिसर्च लेवल की बात हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हो। कुछ डेट्स गलत हो सकती है, डेट को लेके इशू हो सकता है, मैं कई बार डेट गलत बता देता हूं और मैं अगले दिन आके उसे ठीक भी करवाता हूं। जैसे नैनीताल हल्द्वानी वाला अलग सीन था। हल्द्वानी वाला मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हाजी आजम कहां से निकला था, नैनीताल से। मुझे घर जाके एहसास हुआ कि थोड़ा इसको देख लेना चाहिए, मैंने देखा तो हल्द्वानी मैंने आज आपको ठीक करा दिया, ऐसे कई बार आके ठीक कराया मैंने। तो मैं अपने लेवल पे काम कर रहा हूं, है ना। और आप लोगों को मुझसे केवल वो क्वेश्चन पूछने हैं जो आपको डाउटेबल लग रहे, जो लग रहा है वास्तव में इंपॉर्टेंट है, कहीं भी दिख गया, कहीं भी कुछ ऐसे कि उठा के इसको भेज दे क्वेश्चन। हाँ
बिल्कुल, इसका भी बताता हूँ, इस चीज का भी बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, तुम लोग घबराओ मत। एक चीज और मैं तुम्हें, तुम्हारी इनसिक्योरिटी खत्म करना चाहता हूँ। एक बात और मैं तुम लोगों की इनसिक्योरिटी खत्म करना चाहता हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ बहुत ध्यान समझना। ये टिहरी का नाम धनुष तीर्थ है, त्रिहरी है, गणेश प्रयाग है, पुरानी टिहरी है, ये सब आएगा जब हम जिलेवार अध्ययन को पढ़ेंगे। टिहरी के जिले को पूरा खंगाल के देखेंगे तो एक एक जगह के बारे में पढ़ेंगे। टिहरी हेडिंग डाल दिया, टिहरी के बारे में सारा इंपॉर्टेंट, कब स्थापना क्या हुई, फिर इसके अंदर की इंपॉर्टेंट बातें, फिर नरेंद्र नगर, फिर आगे जाके जाके सारा घनसाली, चमियाला, ये वो सारी जगहों के हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में इंपॉर्टेंट होगा तो लिखवाएंगे, नहीं तो सीधा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे कि भैया यहाँ पढ़ता है टिहरी में। पूरा जिलेवार अध्ययन पढ़ना, देखना उस दिन तब पता लगेगा। तो प्रॉब्लम ये है ना कि आप अभी जरूरत से ज्यादा पढ़ रहे हो और तुम मेरे सिरदर्दी पैदा कर रहे हो। जैसे फरमान का एग्जाम है तो फरमान 10 जगह से पढ़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये पॉइंट जो है यार मुझे आगे पढ़ाना था और ये पढ़ाने क्या, ये तो बहुत लंबा समझाने का कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसे या तो बचूंगा या मैं बोलूंगा कि चलो मैं देखता हूँ, तब मैं उस समय ऐसे बता देता हूँ कई बार, समझ रहे हो। तो मुझसे आप लोग पूछो केवल डिस्कशन वाले क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन मत पूछो मुझसे, ठीक है। आप, मेरा टाइम भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मेरा मेंस भी है पीसीएस का। देखो बच्चों ये देख लो, ये सामने मैं वो बंदा हूं जिसका पीसीएस का मेंस है जनवरी में, फिलहाल तो जनवरी या फरवरी बोल रहे हैं, और मुझे इस समय घर में बैठ के 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12 घंटे पढ़ना था। यहाँ से पढ़ने के, यहाँ से पढ़ाने के बाद आपको क्या लगता है कि मैं पढ़ूंगा बहुत सारा, थकान लगेगी, खाना खाऊंगा, खुद खाना बनाना पड़ता है मुझे घर जाके, मैं अकेला रहता हूँ, मतलब मेरी फैमिली नहीं रहती यहाँ पे, मुझे खाना खुद बनाना है। और तुम्हारे जैसे 10 बच्चों को 10 इंस्टीट्यूट को पढ़ा के उनके सवालों के जवाब देने, यहाँ भी एक्स्ट्रा पढ़ाने, यहाँ के क्वेश्चंस बना के देने जो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। फिर मुझे ये भी सोचना है कि इन बच्चों का कुछ गड़ चल रहा है इसे ठीक करवाया जाए, फिर आपके नोट्स वगैरह सब अपडेट करने, सारी चीजें करनी होती है और सब काम करना होता है यार। अपना खाना बनाना तो अपने बर्तन खुद धोने, अपने कपड़े खुद धोने, ऐसे में मुझे समय नहीं मिल पाता, बिल्कुल नहीं। और फिर मुझे अपना पढ़ना है, मैं कितना ही पढ़ चुका हूँ उत्तराखंड, या मैं कितने पढ़ चुका हूँ हिस्ट्री, या कितने पढ़ चुका हूँ ज्योग्राफी पॉलिटी, मैं आज भी किताबें पढ़ता हूँ। मुझे मार्केट में कोई नई किताब दिखती है मैं उसको नया पढ़ता हूँ। मुझे देख के कई बार आप लोगों को एहसास होता होगा यार इससे कोई क्वेश्चन पूछे ना, या तो टाल देता है या हल्के हल्के में बता देता है, या बोल देता है कि चलो बताऊंगा मैं तुम्हें, ऐसे देखा तुम लोगों ने। वो समस्या ये नहीं कि मुझे पता नहीं है, वो समस्या है कि मैं उसे बताना नहीं चाहता अभी, वो समस्या है कि तुम गलत जगह क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो समस्या है कि क्लास चल रही, फ्लो टूट रहा है, ये है प्रॉब्लम, समझ रहे हो बात को आप। इसलिए मैंने 2 या 3 दिन पहले बोला था कि मुझसे डायरेक्ट आप पूछो, किसमें, व्हाट्सएप में पूछो जो क्वेश्चन आपको डाउट आता है, और डाउट पूछो। एक होता है डाउट, एक होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं से मिल जाएगा, डाउट का सॉल्यूशन कोई नहीं देगा आपको। आप लोग मुझे ऐसे थका दोगे क्वेश्चंस में तो मैं डाउट कैसे क्लियर करूंगा, समझ रहे हो बात को। और देखो तुमने कब भेजा था, कल भेजा था मुझे, वो सुबह ही भेजा था, अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि तुम क्वेश्चन भेजते हो पिछले दिन, मैं देखता हूँ अगले दिन, ये स्थिति है मेरी कि व्हाट्सएप नहीं चेक कर पाता। कई बार मैं खोलता हूँ, खोल के बंद कर देता हूँ, आदत होती है व्हाट्सएप खोलने की एकदम बंद करने की, ऐसे 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको अभी तुरंत हिंदी कौन लगा सकते हैं यहाँ पे क्लास को, आज ऑनलाइन वालों को भी फुर्सत नहीं मिलेगी, ऑनलाइन वाले तो खैर मस्त बैठे हैं। अमित, अमित ये लगाओ, ये हिंदी की क्लास लगाओ। देखो प्रॉब्लम ये है, अमित को भी एक इस चीज का भी थोड़ा मेरे मन में गुस्सा, मैंने अमित को बोला था कि कल मेरे को याद दिलाना गढ़वाली समाचार, और इसका कुछ कंफ्यूजन था डेट का, मुझे याद दिला देना शाम को, अमित ने याद नहीं दिलाया। ये ना, तुमने कल कहाँ याद दिलाया मुझे, मैंने बोलता मुझे घर पे याद दिलाना, कल पहुंचने के बाद मैं भूल जाता हूँ।